रक्त नदी महाद्वीप प्रश्नोत्तर समय। प्रश्न 1, रक्त नदी महाद्वीप के ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा इतने कमजोर क्यों हैं? स्वॉलोड स्टार रक्त नदी महाद्वीप की फिल्म रूपांतरण में हमने देखा कि लो फेंग आसानी से ब्रह्मांड स्तरीय योद्धाओं को मार देता है और यहाँ तक कि 300 से अधिक लोगों, जिनमें 9 ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा शामिल हैं, की इच्छा शक्ति और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करके उन्हें अपने ही हथियारों से आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। आप सोच सकते हैं, क्या यह नहीं कहा गया है कि रक्त नदी महाद्वीप विशेष ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष डोमेन में बना था, जहां वायु को स्वयं ब्रह्मांड के मूल नियमों द्वारा पोषित किया गया है? इसका मतलब है कि सिर्फ उस वायु को अवशोषित करके कोई भी अपने शरीर को विकसित कर सकता है, और यही कारण है कि रक्त नदी महाद्वीप के मनुष्य स्वाभाविक रूप से ग्रहण स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो फिर रक्त नदी महाद्वीप के ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा लो फेंग के सामने इतने कमजोर क्यों लगते हैं, मानो उनका कोई प्रतिरोध ही न हो? असल में ऐसा नहीं है कि रक्त नदी महाद्वीप के ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा बहुत कमजोर हैं, बल्कि लो फेंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में अपनी साधना पूरी करने से पहले ही सोने का सींग वाला प्राणी डोमेन मास्टर के 6वें स्तर तक पहुंच चुका था, और उसकी इच्छा शक्ति किसी समान स्तर के मानव की तुलना में 2 से 3 स्तर अधिक थी। इसके साथ ही पृथ्वी के मानवों की विशेष प्रकृति के कारण लो फेंग की इच्छा शक्ति पहले ही डोमेन मास्टर स्तर के शिखर तक पहुंच चुकी थी। मानसिक ऊर्जा के विपरीत इच्छा शक्ति शारीरिक शरीर की सीमाओं से बाधित नहीं होती है, और लो फेंग के हर क्लोन इस विशाल इच्छा शक्ति को साझा कर सकते हैं। इसलिए यदि लो फेंग जानबूझकर इसे नियंत्रित न करे तो डोमेन मास्टर के शिखर की इच्छा शक्ति आसानी से एक तारास्तर के योद्धा की इच्छा को तोड़ सकती है और उसे मार सकती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा भी इतनी शक्तिशाली इच्छा के प्रभाव में अपने कार्यों पर काबू नहीं रख सकते। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा ब्रह्मांड के मूल नियमों को समझने में लगभग असमर्थ होते हैं। केवल मानसिक ऊर्जा और मूलभूत ऊर्जा के साथ वे ब्रह्मांड के मूल की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लो फेंग के पास न केवल सोने के मूल नियम की गहरी समझ है, बल्कि उसने स्थान के मूल नियम में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इससे वह युद्ध में अविश्वसनीय गति प्राप्त कर सकता है, जो साधारण ब्रह्मांड स्तरीय योद्धाओं की प्रतिक्रिया क्षमता से कहीं अधिक है। इस प्रकार ब्रह्मांड स्तरीय होने के बावजूद रक्त नदी महाद्वीप के योद्धा लो फेंग की तुलना में बेहद कमजोर प्रतीत होते हैं। प्रश्न 2, यदि अंतरिक्ष यान है तो वे रक्त नदी संसार से क्यों नहीं निकलते? रक्त नदी महाद्वीप में उल्लेख किया गया है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की निगरानी के तहत वहां के मूल निवासी जीवन रूप इस महाद्वीप को छोड़ने में असमर्थ हैं। आप सोच सकते हैं, जब महाद्वीप के अमर लोग अंतरिक्ष यान बना सकते हैं तो वे उनका उपयोग गुप्त रूप से अंतरिक्ष यात्रा करके भागने के लिए क्यों नहीं करते? इसका उत्तर यह है कि वे ऐसा करना नहीं चाहते, बल्कि यह है कि वे ऐसा कर नहीं सकते। रक्त नदी महाद्वीप पर बनाए गए अंतरिक्ष यानों का प्रदर्शन अत्यधिक सीमित है, जैसे ब्रह्मांड में ग्रेड ए अंतरिक्ष यान, जो प्रकाश की गति तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इसलिए भले ही रक्त नदी महाद्वीप के अंतरिक्ष यान अपनी अधिकतम गति तक पहुंच जाए, वे न तो प्रकाश की गति तक पहुंच सकते हैं और न ही अन्य अंतरिक्ष यानों की तरह स्थानिक कंपन उत्पन्न कर अंधकार ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष डोमेन अन्य तारा प्रणालियों से भिन्न है। यहाँ न केवल ब्रह्मांड के मूल नियम अत्यधिक सघन हैं, बल्कि खगोलीय मलबा और धूल भी हर जगह बिखरे हुए हैं। यह मलबा और धूल अंतरिक्ष यानों के त्वरण में गंभीर बाधा डालते हैं, जिससे वे प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार यहाँ तक कि अमर लोग भी रक्त नदी महाद्वीप के भीतर अंतरिक्ष यात्रा नहीं कर सकते। बेशक यदि एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जा सके जिसमें यूनमो अंतरिक्ष यान जैसी तेज धाराएं हों, तो वह इन बाधाओं की परवाह किए बिना मलबे को प्रकाश की गति पर काट सकता है और इसे तोड़ सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सकती है। हालांकि जब मलबा यान के सामग्रियों के बराबर या उससे अधिक कठोरता वाला हो तो यूनमो अंतरिक्ष यान भी अंतरिक्ष यात्रा करने में असमर्थ होगा, और रक्त नदी महाद्वीप के यानों की तो बात ही छोड़ दें। बेशक यदि एक स्थिर उड़ान मार्ग को साफ कर दिया जाए तो अंतरिक्ष यान के पास अंतरिक्ष यात्रा करने का एक मौका हो सकता है, लेकिन रक्त नदी महाद्वीप के अमर लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जितनी क्षमता नहीं रखते, जो यान को प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त जगह साफ कर सके। ऐसा कार्य करने के लिए कम से कम एक यांग मूल्य ब्रह्मांड की शक्ति की आवश्यकता होगी, और यदि अत्यधिक कठोरता वाले जी ग्रेड धातुओं जैसे सुपरबड़े खगोलीय पिंड या शून्य मलबे का सामना करना पड़े, तो इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ब्रह्मांड मास्टर स्तर के योद्धा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने प्राचीन देवता के अवशेषों को पूरी तरह साफ करने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को नहीं भेजा। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि रक्त नदी महाद्वीप के अमर लोग प्राचीन देवता के अवशेषों के अंतरिक्ष यानों से कोई यान विकसित कर सकेंगे, क्योंकि भले ही वे इसे बनाने में सफल हो जाएं, यह अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम नहीं होगा। रक्त नदी महाद्वीप पर अंतरिक्ष यानों का सबसे बड़ा उपयोग केवल यात्रा के समय को कम करना है। प्रश्न 3, रक्त नदी क्रिस्टल वास्तव में क्या है? रक्त पशु देवता के रक्त का प्रतीक है,
जबकि लो उस घातक आभा को दर्शाता है जो पशु देवता के युद्ध के दौरान छोड़ी गई थी, एक रक्तिम हत्या की इच्छा जो एक नदी जैसी वायु प्रवाह भंवर में बदल जाती है। यही वह क्षेत्र है जिसे स्थानीय लोग प्राचीन देवता के अवशेष कहते हैं। रक्त नदी महाद्वीप के सबसे कीमती और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्राचीन देवता के अवशेष इस संसार का प्रतीक बन गए और अंततः महाद्वीप को रक्त नदी नाम दिया गया। रक्त नदी क्रिस्टल वह क्रिस्टलीकृत रक्त है जो पशु देवता के निधन के बाद बना। यही कारण है कि रक्त नदी क्रिस्टल रक्त के संपर्क में आते ही जल्दी से तरल हो जाता है और योद्धा के शरीर में प्रवाहित होकर उसकी सबसे गहरी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे जीवन स्तर में उन्नति और परिवर्तन होता है। प्राकृतिक रूप से जन्मे प्रत्येक पशु देवता के पास ब्रह्मांड मास्टर की शक्ति होती है। वे मूल कानूनों के संलयन के अवतार हैं, जैसे पवन और समय के संलयन कानून का पशु देवता, अग्नि और अंतरिक्ष के संलयन कानून का पशु देवता आदि। हालांकि इतनी विशाल शक्ति होने के बावजूद उनका भाग्य हमेशा दुखद होता है। वे अंततः एक दर्दनाक मौत के लिए अभिशप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि वे जैसे मूल संलयन नियमों के अवतार होते हैं। उनके रक्त का सार न केवल जीन स्तर को बढ़ाता है, बल्कि मूल नियमों के साथ उनकी संगति को भी गहरा करता है, जिससे उन नियमों को समझने की क्षमता में सुधार होता है। यही कारण है कि हर योद्धा उनकी शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। शायद एक साधारण ब्रह्मांड मास्टर एक पशु देवता का सामना नहीं कर सकता, लेकिन चाहे एक पशु देवता कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब कई ब्रह्मांड मास्टर एक साथ हमला करते हैं तो उनके निधन की नियति से बचना मुश्किल होता है। लो फेंग ने जो प्राचीन चित्रों में देखा वह पशु देवता था जिसने स्वर्ण और अंतरिक्ष के नियमों को जोड़ा था। इसका अर्थ है कि रक्त नदी क्रिस्टल में स्वर्ण और अंतरिक्ष के मूल नियमों की शक्ति होती है। सुनहरे सींग वाला प्राणी इस पशु देवता के सबसे करीब है और यही कारण है कि यह अधिक रक्त नदी क्रिस्टल को आत्मसात कर सकता है। प्रश्न 4, पशु देवता की प्रतिमा का प्रभाव 9 ब्रह्मांड अराजकता पत्थर से अधिक क्यों है? 9 ब्रह्मांड अराजकता पत्थर मुख्य रूप से अंतरिक्ष के मूल नियम को आधार बनाकर साधना पर केंद्रित है। अंतरिक्ष के मूल नियम से अनुकूलित मोशा जाति के प्रतिरूप ने इसे सीखने और अभ्यास करने में खुद को समर्पित कर दिया है। इससे लुओ फेंग ने अंतरिक्ष के मूल नियम पर स्वर्ण के मूल नियम से अधिक महारत हासिल की है। हालांकि यह लुओ फेंग के मानव शरीर के लिए सबसे अधिक लाभदायक नहीं है, क्योंकि यान शेन शस्त्र को अंतरिक्ष और स्वर्ण के मूल नियमों की पर्याप्त समझ की आवश्यकता होती है। केवल दोनों नियमों को गहराई से समझकर ही वह इसके मजबूत रूपों को खोल सकता है। पशु देवता की प्रतिमा 9 ब्रह्मांड अराजकता पत्थर से अलग अंतरिक्ष और स्वर्ण के मूल नियमों के रहस्यों को समाहित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लुओ फेंग इसे कभी भी और कहीं भी देख और अध्ययन कर सकता है, जबकि 9 ब्रह्मांड अराजकता पत्थर को समझने के अवसर केवल स्वर्गीय पुल चुनौती पूरी करने के बाद ही मिलते हैं, और तब भी प्रत्येक सत्र केवल 7 दिनों का होता है। इसका एकमात्र कमी यह है कि पशु देवता की प्रतिमा की दिव्य आभा विशेष रूप से सुनहरे सींग वाले प्राणी के लिए अनुकूलित है। हालांकि यदि सुनहरे सींग वाला प्राणी टियर स्काई क्लॉ पर आधारित टियर हेवन गुप्त तकनीक को साध सकता है, तो लुओ फेंग इसे साझा चेतना के माध्यम से अपने लिए भी लाभकारी बना सकता है। भले ही कुछ गुप्त तकनीकें या चालें अन्य प्रतिरूपों के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन नियमों की समझ उसके मन में पहले से गहराई तक जमी होती है। यदि नियमों की समझ पर्याप्त गहरी हो तो लुओ फेंग स्वाभाविक रूप से अपनी खुद की गुप्त तकनीकों में सुधार कर सकता है या उन्हें बना सकता है। उदाहरण के लिए, जब स्तर का अंतर बहुत बड़ा न हो तो लुओ फेंग अपने नंगे हाथों से किसी क्षेत्रीय स्वामी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह भले ही सरल और शक्तिशाली लगे, लेकिन इसमें टियर हेवन स्प्लिट अर्थ तकनीक के रहस्य छिपे हुए हैं। प्रश्न 5, लुओ फेंग एक विश्व स्वामी को अपने स्तर से परे कैसे हरा सकता है? स्तर में अंतर केवल शक्ति में ही नहीं, बल्कि जीन स्तरों की असंगत सीमाओं में भी परिलक्षित होता है। चाहे वह शारीरिक ताकत हो, जीन ऊर्जा हो या मानसिक ऊर्जा हो, इन सभी में गुणात्मक छलांग होती है, जिसे केवल गुप्त तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जब कोई योद्धा विश्व स्वामी स्तर तक पहुंचता है तो उनके शरीर में एक विश्व शक्ति का जन्म होता है और वे अपनी दुनिया को प्रक्षिप्त कर सकते हैं। निम्न स्तर के योद्धाओं के लिए यह दमन उन्हें गतिहीन करने या यहाँ तक कि टुकड़ों में कुचलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में एक क्षेत्र स्वामी एक विश्व स्वामी को हरा नहीं सकता, और यही कारण है कि सी योंग इतना आत्मविश्वासी था। स्तर के अंतर को पार करने के लिए योद्धा का क्षेत्र अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए। लुओ फेंग की विश्व की तलवारों को नियंत्रित करने की क्षमता उनके मूल नियमों में उपलब्धि को सिद्ध करती है। यदि कोई योद्धा डोमेन मास्टर चरण के दौरान यान शेन शस्त्र का 6ठा स्तर चला सकता है तो वह एक सामान्य विश्व स्वामी का मुकाबला कर सकता है। विश्व की तलवारें क्या हैं? यह एक तकनीक है जो एक क्षेत्र स्वामी को पहले ही एक विश्व शक्ति के एक अंश को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। बेशक यह केवल यान शेन शस्त्र की तलवार ऊर्जा के विश्व शक्ति जैसी किसी चीज में संघनित होने का प्रभाव है। यह यान शेन शस्त्र का जादू है। हालांकि इसे साधना बेहद कठिन है,
लेकिन एक बार मास्टर्ड होने पर यह साधक को समान स्तर के योद्धाओं के बीच अजेय बना देता है और यहाँ तक कि उच्च स्तर के योद्धाओं से भी लड़ने में सक्षम बनाता है। यह भी दर्शाता है कि स्वर्ण के मूल नियमों की समझ में लो फेंग विश्वस्वामी से कम नहीं है। सी योंग की तुलना में लो फेंग की समझ उसे भी पार कर जाती है। बेशक लो फेंग केवल स्वर्ण के मूल नियम पर निर्भर नहीं करता, हालांकि यह गति को बढ़ाता है, फिर भी यह विश्वस्वामी द्वारा शारीरिक शरीर के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली गति की तुलना में कम है। लो फेंग का वास्तविक भरोसा मोशा जाति के प्रतिरूप की शारीरिक शक्ति और अंतरिक्ष के मूल नियम की असाधारण समझ पर है, जो एक सामान्य विश्वस्वामी से बहुत अधिक है। यह ध्यान देने योग्य है कि मोशा जाति का प्रतिरूप अपनी त्वचा पर गुप्त अभिलेखों के साथ अंतरिक्ष नियम का 10 गुना प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। क्षणिक विस्फोट गति और उड़ान गति में बहुत अंतर होता है। इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कार 1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक नहीं पहुंच सकती, इसे धीरे धीरे गति पकड़नी होती है। इसी तरह एक योद्धा को अपनी उड़ान गति की सीमा तक पहुंचने के लिए निरंतर तेजी से बढ़ना पड़ता है, लेकिन लड़ाई में योद्धा को लगातार आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रहना होता। यह योद्धा की क्षणिक विस्फोट गति को परखता है। इस क्षणिक विस्फोट गति का उपयोग करके एक योद्धा नुकसान की स्थिति में जल्दी से दूरी बना सकता है और सही समय पर दुश्मन पर हमला कर सकता है, उन्हें चौंकाते हुए। यही कारण है कि सी योंग लो फेंग की गति के साथ नहीं चल पाया, क्योंकि अंतरिक्ष के मूल नियम में उसकी समझ लो फेंग से बहुत कम थी और उसने तो नियम के स्तर तक भी पहुंच नहीं बनाई थी। हालांकि विश्व प्रक्षेपण के तहत अंतरिक्ष गुप्त तकनीकों का पूरी तरह से उपयोग करना लो फेंग के लिए बहुत प्रतिकूल है, क्योंकि दमन प्रभाव उसकी ऊर्जा खपत को बढ़ा देगा। मोशा जाति प्रतिरूप के एक ऊर्जा आधारित जीवन रूप के रूप में, जबकि ऊर्जा खपत को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से फिर से भरा जा सकता है, अत्यधिक खपत गहरी नींद का कारण बन सकती है। सुरक्षा कारणों से लो फेंग ने अपना जीवन कोर अपने साथ नहीं रखा और किसी भी समय ऊर्जा फिर से नहीं भर सकता, इसलिए उसे लड़ाई जल्दी समाप्त करनी होगी। क्या लो फेंग का प्रदर्शन रक्त नदी महाद्वीप में बहुत प्रभावशाली नहीं है? इसे फिर से देखना भी रोमांचक है। आपका क्या ख्याल है? यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।